हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 5 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और टॉपिक का जो नाम है वो है चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज जो है हमारा टॉपिक यही रहेगा और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1846 ईस्वी में माइकल फैराडे ने कई प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा और देखा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उनमें क्या क्या चीज परिवर्तित होता है, किस किस तरह के परिवर्तन होते हैं, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति उन पदार्थों के व्यवहार कैसे हैं। इस पर उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए और तब उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ हैं उन्हें चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो इस तरह से 1846 ईस्वी में फैराडे ने चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इनके गुण क्या है, ठीक है, इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, फैराडे ने तो अपना प्रयोग किया था ना कि जो चुंबकीय पदार्थ थे उन्होंने उन सारे पदार्थों को बारी बारी से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखा और उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उस पर उन्होंने रिसर्च किया और तब जाके यह निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह दुर्बल रूप से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ना, वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह प्रबल रूप से आकर्षित होता है। तो ये 3 पदार्थ हैं चुंबकीय गुणों के आधार पे। तो पहला हम लोग लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
चुंबकीय क्षेत्र वह रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ऐसा करते हैं दुर्बल रूप से, वही लिखते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये है ना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके सामने अगर कोई चुंबक ला के रख दिया जाए, शक्तिशाली चुंबक, तो वह क्या होगा, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाएगा, चुंबक की ओर नहीं जाएगा, चुंबक से दूर हटेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसके गुण, किसके गुण, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। पहला गुण तो यही होगा, पहला गुण ये होगा यदि किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट लाया जाए, चुंबक के निकट लाया जाए, तो दुर्बल रूप से या मामूली रूप से प्रतिकर्षित होता है। अभी बात समझ में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर किसी चुंबक के करीब लाया जाए तो वह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, चुंबक से दूर हटेगा, यानी चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, और दूसरा गुण क्या है, इन पदार्थों की चुंबकन तीव्रता तथा आई का जो मान होता है, आई काफी कम होता है तथा ऋणात्मक होता है। ये दूसरी गुण है। और तीसरी गुण क्या होती है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। और चौथा लिखेंगे, इन पदार्थों के लिए
का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, x जो है, x को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है और उनके गुणों की व्याख्या। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक के नजदीक लाने पर उससे प्रतिकर्षित होता है, उसी तरह जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको जब किसी चुंबक के नजदीक लाया जाता है तो वह चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है, या कहा जाए कि अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा जाता है तो ये उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इन पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, ये पदार्थ, तो अब हम लोग लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ को जब किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब लाया जाता है, करीब लाया जाता है, तो यह थोड़ा सा आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, होता है। ठीक है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण है। और दूसरा जो गुण होगा, इन पदार्थों के चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता अत्यंत कम तथा धनात्मक होती है, अत्यंत कम तथा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, दूसरा क्या गुण है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है।
इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। और चुंबकन की तीव्रता यानी आई जो होती है वह भी धनात्मक होती है और काफी कम होती है। और यह जो है 4 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस सभी रूपों में पाए जाते हैं। गैस सभी रूपों में पाए जाते हैं, सभी रूपों में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। और अभी हमने प्रतिचुंबकीय पढ़ा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा आकर्षित होता है। और ये उनके गुण थे। अब हम लोग तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, और जो तीसरा था वो था लौह चुंबकीय पदार्थ। हम लोग पढ़ेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होता है, जैसे लोहा हो गया। आई बात समझ में। लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ है जिसे किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय ओर प्रबल रूप से आकर्षित होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कठोर चुंबकीय पदार्थ, कठोर चुंबकीय पदार्थ। अब ये कठोर चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर काफी प्रबल रूप से आकर्षित होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, कठोर चुंबकीय पदार्थ और नर्म चुंबकीय पदार्थ आप कह सकते हैं। एक होता है कठोर चुंबकीय पदार्थ और एक होता है नर्म चुंबकीय पदार्थ। तो कठोर चुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि उसमें से जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तभी भी उसमें चुंबकत्व का जो गुण होता है वह बना रहता है। और नर्म चुंबकीय पदार्थ जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनमें चुंबकन बना रहता है।
बना रहता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे एल नीको यह एक पदार्थ का नाम है और इन पदार्थों का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इन पदार्थों का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। आई बात समझ में? और दूसरा जो है 2 नंबर, नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ। ये कैसे पदार्थ होते हैं? इन पदार्थों से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन खत्म हो जाता है। जैसे नर्म लोहा। आई बात समझ में कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी अगर कोई चुंबक उसके पास लाकर रख दिया जाए तो वह आसानी से उसमें जाकर के चिपक जाता है, आकर्षित हो जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कठोर चुंबकीय पदार्थ, जिन पर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी उनमें चुंबकन की प्रवृत्ति बनी रहती है। और नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनमें से चुंबकन जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब इनके गुण, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण, जगह की थोड़ी सी कमी है तो पहला गुण तो यही हो जाएगा कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं किसी चुंबक के करीब लाने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इन पदार्थों की चुंबकन की तीव्रता बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। ठीक है, इनकी तीसरी जो गुण होता है वो क्या होता है? इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत अधिक होती है। अगली बात समझ में? तो ये था लौह चुंबकीय पदार्थ और उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और ये उनके गुण हो गए। तो इस तरह से फैराडे ने
जो चुंबकीय पदार्थ है उनको 3 भागों में बांटा था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी ताप। ताप में तो आपने सुना होगा, ताप क्या है, ताप कितने तरीके से मेजर किया जाता है, नापा जाता है, ठीक है। ताप को नापने के लिए कौन कौन से स्केल होते हैं, तो ताप को नापने के लिए 3 स्केल होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा होता है केल्विन स्केल, ठीक है। तापमान के लिए, ताप को मापने के लिए। अब ये क्यूरी ताप क्या है, देखिए कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ हमने भी पढ़ा कि जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से आकर्षित होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या थे कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ये तो पदार्थ के मतलब 3 तरह थे, 3 प्रकार थे। क्यूरी ताप क्या है, देखिए जब किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वह अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि जो क्यूरी ताप है हम उसके बारे में बता रहे हैं। यदि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या था कि लौह चुंबकीय पदार्थ, अभी आपने पढ़ा था ना कि लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ था जिसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रबल रूप से आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अगर इसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम लोग गर्म करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अपने सारे गुणों को नष्ट कर देगा। एकाएक अचानक उसके लौह चुंबकीय पदार्थ के जितने भी गुण थे वे सारे के सारे गुण समाप्त हो जाएंगे और वह पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। तो जिस ताप के ऊपर आपने इस लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करके अनुचुंबकीय में परिवर्तित किया है उस ताप को ही क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है ना। जिस ताप के ऊपर गर्म करने पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका गुण खत्म हो जाता है और वह अनुचुंबकीय पदार्थ में चेंज हो जाता है, उस ताप को ही हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। तो आपने उसको क्यूरी ताप पर गर्म कर दिया, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल गया। लेकिन फिर अगर उस अनुचुंबकीय पदार्थ में तो बदल गया, ठंडा किया जाए तो वह पुनः लौह चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यही ताप जो होता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, सारे पदार्थों का क्यूरी ताप जो होता है एक समान नहीं होता है। तो वही हम लोग लिखेंगे, क्यूरी ताप वह अधिकतम ताप है, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। इस ताप को ही क्यूरी ताप कहा जाता है। क्यूरी ताप कहा जाता है। आई बात समझ में? मतलब यह एक बहुत ज्यादा बड़ा ताप है
और इस पर आप किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। पुनः ठंडा करने पर वह पदार्थ जो होता है पुनः लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे हर पदार्थ के लिए क्यूरी ताप इसे टीसी इस तरीके से टी और यहाँ छोटा सा सफिक्स में सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो लगभग, लोहे का जो क्यूरी ताप है लगभग 1040 केल्विन होता है। फिर मान लीजिए कोबाल्ट का जो क्यूरी ताप होता है वो लगभग 1394 केल्विन होता है। ठीक है, यानी ये बहुत ही बड़ा ताप है। निकिल का जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 631 केल्विन। ये है क्यूरी ताप। तो ये है आपका क्यूरी ताप, जिस पर किसी पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि क्यूरी ताप क्या है। ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और यह जो नया टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है शैथिल्य वक्र, धारणशीलता और निग्राहिता। ये सारी चीजें क्या है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक की तरफ इतनी प्रबलता से क्यों आकर्षित होता है, या कोई भी चुंबक है वह लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर इतनी प्रबलता से क्यों आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है? क्योंकि जो चुंबक होते हैं या जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी संरेखित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और इस तरह से व्यवस्थित होते हैं एक ही दिशा में। सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। अगर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अव्यवस्थित कर दिया जाए तो फिर जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विचुंबकत्व कहते हैं या विचुंबकन कहते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है और उस पर हमको उसके चुंबकत्व के बारे में, उसके चुंबकन के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ है और उसके चुंबकत्व के बारे में या उसके चुंबकन के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो हमने क्या किया, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का छड़ ले लिया। ठीक है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का हम लोग छड़ लेते हैं और छड़ को परिनालिका के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यह जो है एक परिनालिका है, इस तरीके से ये हमारा परिनालिका है। ठीक है, हम लौह चुंबकीय पदार्थ का एक छड़ लेते हैं और इस परिनालिका के अंदर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसके चुंबकन के बारे में हमको अध्ययन करना है, जानना है। इसलिए हमने क्या किया कि परिनालिका के भीतर एक लौह चुंबकीय पदार्थ का छड़ हमने डाल दिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चुंबकन की तीव्रता है और जो धारा का, परिनालिका में धारा का तो प्रवाह होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि परिनालिका में धारा का मान बदलते रहते हैं और उसके अनुसार जो चुंबकीय तीव्रता में परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय तीव्रता में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ हमारा इस तरह का है, देखिएगा ध्यान से। H हो गया, H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता है, ठीक है। I धारा का मान है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये है, यहाँ पे जो है हमारा 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अब ये जो परिनालिका है इसमें फेरों की संख्या हम लोग n मान लेते हैं और धारा का मान I मान लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो कभी चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया जाता है, कभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मान घटाया जाता है, कभी I का मान बढ़ाया जाता है, कभी I का मान घटाया जाता है, और उस पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इस परिनालिका के अंदर हमने छड़ रखा है उस पर क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले H का मान, एक नंबर में क्या करते हैं, H का मान शून्य से बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो H का मान है उसको शून्य से धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाया जाता है, तो I का मान भी बढ़ता जाता है, I का मान भी बढ़ता है। अरे बात समझ में। तो अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे कि H का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे शून्य से हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उसका ग्राफ कैसे जाएगा, और I का मान कैसे बढ़ेगा, I के मान को धीरे धीरे कैसे घटाएंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ खींचते हैं, H का मान शून्य यहाँ पे है और इस H के मान को हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे शून्य है और इसका मान हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो है H का मान धीरे धीरे बढ़ा है, कहां तक बढ़ा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने H के मान को क्या किया है, धीरे धीरे बढ़ाया है। मान लीजिए पॉइंट A हो गया, ठीक है। उसके बाद H के मान को धीरे धीरे घटाया जाता है। अब यहाँ पे क्या था कि H का मान धीरे धीरे हमने बढ़ाया, A तक बढ़ाया, अब H के मान को धीरे धीरे घटाते हैं, तो घटेगा तो इस तरह ना, लेकिन अब ये इसी रास्ते से नहीं आएगा, माने 0 से H तक आपने 0 से H का मान बढ़ा रहे हैं, A तक लाया गया है। अब H का मान धीरे धीरे घटाएंगे तो I का भी मान धीरे धीरे घटेगा, लेकिन शून्य के बराबर नहीं होगा। और कहां तक, देखिए इस तरीके से हम लोग I का मान मतलब H का मान धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो H है इस रास्ते से बढ़ा है तो घट के फिर इसी रास्ते से वापस आएगा, ऐसा नहीं है। I का हम लोग इस तरह इसको घटा रहे हैं, यहां तक आया ऐसे। यहां पर जो है मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया बिंदु B, अब I का मान जो है वो तो यहाँ पे देखिएगा 0 से H का मान हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो जैसे जैसे हम लोग H का मान बढ़ाते हैं I का भी मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे ये OA है, OA H बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, H का मान धीरे धीरे घटाते हैं, लेकिन वो उसी रास्ते को नहीं फॉलो करता है। जैसे इस रास्ते से बढ़ा था तो फिर उसी रास्ते से वापस नहीं आता है, वो इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, H का मान तो 0 हो गया, लेकिन I का मान 0 नहीं हुआ। दूसरे स्टेप में H का मान 0 हुआ, 0 है, लेकिन I 0 नहीं है, लेकिन I 0 नहीं है। अरे बात समझ में, I का मान तो यहां से यहां तक है। तो अब ये और ये दोनों के जो बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं धारणशीलता। धारणशीलता आई बात समझ में। हमने क्या किया, H का मान 0 से A तक बढ़ाया है, फिर H का मान धीरे धीरे हम लोग घटा रहे हैं, तो H का मान तो 0 हो जा रहा है, लेकिन I का मान 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस बिंदु पर H जो है वो तो 0 हो गया, लेकिन I जो है
वो I है, H का मान 0 हो गया, I का मान 0 नहीं हुआ, यानी H इज इक्वल टू 0 बट I नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम लोग धारणशीलता कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? H का मान 0 से A तक हमने बढ़ा दिया, फिर H का मान घटा रहे हैं, तो H का मान घटा रहे हैं, बिंदु A पे आ रहे हैं, बिंदु B पर आ रहे हैं, बिंदु B पर आते हैं तो H का मान तो 0 हो जाता है, लेकिन I का मान 0 नहीं होता है। अब क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, तीसरा H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। H का मान जो है विपरीत दिशा में, यानी ये सारा काम तो ऊपर हुआ था ना, अब H का मान हम लोग विपरीत दिशा में जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो विपरीत दिशा में बढ़ाते तो है, तो वो फिगर कैसा बनता है, अब इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे करेंगे, देखिएगा ऐसे। ये कहां तक गया, डी तक गया। ठीक है, डी तक गया, और इसको फिर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे इस तरीके से यहां तक। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ठीक किया जाए, ऐसे। तो इसको अगर रियल लाइन बना दिया जाए ऐसे, तो यही जो है हमारा शैथिल्य वक्र है, इसी को मतलब इस ग्राफ का ही नाम दिया जाता है शैथिल्य। अब हम लोग तीसरे केस में क्या किए, धारा की दिशा जो होते हैं बदल देते हैं, यानी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जो है H का मान धीरे धीरे हमने बढ़ाया है, और फिर अब H का मान घटा रहे हैं। H का मान घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, H का मान धीरे धीरे यहां तक बढ़ा है, अब H का मान धीरे धीरे घटाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर आ रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए E, मान लीजिए E हमने मान लिया। ठीक है, तो I 0 हो जाता है, यानी I यहाँ पे 0 हो जाता है। तो देखिए अब तीसरे केस में क्या होता है, H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, I इज इक्वल टू 0। अब जब I 0 हो जाता है तो यहां जो बिंदु C था ये वाला, इसके और यहां जो बिंदु E है ये वाली दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं निग्राहिता। निग्राहिता, ठीक है, ये वाली जो दूरी हो गई धारणशीलता हो गई, यह वाली जो दूरी हो गई निग्राहिता हो गई, और इस पूरे ग्राफ को ही हम लोग कहते हैं शैथिल्य वक्र। ठीक है, इस पूरे ग्राफ का ही नाम है शैथिल्य वक्र। अब देखिए, अब इसके आधार पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो I है ये तो हमारा H है, और यह जो है हमारा I है। चुंबकन की जो तीव्रता होती है यानी I, वो हमेशा H से पश्चगामी ही रहती है। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे शैथिल्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, शैथिल्य। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये H है, और यहाँ पे देखिए H का मान 0 हो गया, I का मान कुछ है, I चाहे जो भी हो, लेकिन H का मान तो है वो 0 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता सदा सदा H से पश्चगामी रहती है। इसे ही शैथिल्य कहा जाता है।
चुंबकन की तीव्रता सदा H से पश्चगामी ही रहती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से हमेशा पीछे ही रहती है, पश्चगामी ही रहती है। इसे ही शैथिल्य कहते हैं, शैथिल्य कहते हैं। आई बात समझ में? जो हमने ग्राफ खींचा है उसमें भी जो H वाली लाइन है वो आगे है, लेकिन जो I वाली लाइन है वो पीछे है। तो चुंबकन की तीव्रता सदा H से पश्चगामी ही रहती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शैथिल्य कहते हैं। आगे बात समझ में? दूसरा है धारणशीलता। धारणशीलता, तो ये धारणशीलता क्या है? किसी पदार्थ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व को धारणशीलता कहते हैं। धारणशीलता कहते हैं। ये लगभग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के बाद कुछ है नहीं, बस 1-2 टॉपिक और बचेंगे, वो आज खत्म कर देंगे हम लोग। धारणशीलता क्या है? तो किसी पदार्थ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, ठीक है, पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व को धारणशीलता कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है निग्राहिता। ये क्या होता है? पदार्थ की निग्राहिता विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। आगे बात समझ में? तो ये था शैथिल्य, धारणशीलता और निग्राहिता। शैथिल्य क्या है? तो चुंबकन की तीव्रता सदा S से पश्चगामी ही रहती है, इसे ही शैथिल्य कहते हैं। धारणशीलता किसी पदार्थ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई लोहे का टुकड़ा जो होता है चुंबक के संपर्क में जब आता है तो वह भी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो जब हम लोग उसको वहां से चुंबक हटा लेते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, तो उस समय उस पदार्थ में जितना चुंबकत्व बच जाता है, शेष बचता है, उसे ही हम लोग धारणशीलता कहते हैं, ठीक है। निग्राहिता, पदार्थ की निग्राहिता विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। आगे बात समझ में? इतनी सारी चीजें काफी सरल भाषा में लिखा गया डेफिनेशन है। और ये धारणशीलता, निग्राहिता, इसका यूज क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ हो गई, आगे आपको क्लियर हो गई हर टॉपिक, हर चीज। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और नया टॉपिक जो है वो है विचुंबकन। देखिए, आप किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसके जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका गुच्छा पाया जाता है, समूह होता है, कुछ अलग डायरेक्शन में, कुछ अलग डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह जो है कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स
इस दिशा में गति कर रहे हैं, इस दिशा में है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा किसी पदार्थ में जिग जैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ में। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में पाए जाते हैं, अलग अलग दिशा में पाए जाते हैं। अगर आपको इस लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक में बदलना हो तो इनके जितने भी डोमेन्स हैं, इन्हीं को हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। जो अलग अलग गुच्छा पाया जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग समूह पाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो अगर आप लोहे के टुकड़े को या लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से इनके डोमेन को संरेखित कर दीजिए, कुछ भी करिए कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं वो सब एक ही दिशा में गति करने लगे। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वह भी चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। चुंबक में यही होता है कि जो चुंबक के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी संरेखित होते हैं, एक ही दिशा में गति करते रहते हैं लाइन से, तो वह चुंबक है। और अगर उसी चुंबक को किसी भी तरीके से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में संरेखित है उनको अव्यवस्थित कर दिया जाए, अलग अलग डायरेक्शन में गति करने लगे, तो वह चुंबक जो होगा उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आ रही बात समझने? तो किसी भी चुंबकत्व आप खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कैसे? तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अव्यवस्थित करके, और किसी भी लोहे के टुकड़े को आप चुंबक में बदल सकते हैं, उसके जो डोमेन्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको एक ही दिशा में संरेखित करके। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो रही है ना? तो विचुंबकन क्या है? जब किसी चुंबक को, चुंबक के जो डोमेन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके से अव्यवस्थित कर दिया जाए, इधर उधर गति करा दिया जाए, तो वह चुंबक जो होता है अपने चुंबकत्व को खो देता है, उसके अंदर चुंबक वाली शक्ति नहीं रह जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? विचुंबकन कहते हैं। आइए बात समझ में, विचुंबकन क्या है? कि जब किसी भी चुंबक के जो डोमेन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अव्यवस्थित कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विचुंबकन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब इसी को लिखना है तो लिखिए, यदि व्यवस्थित डोमेन, यदि किसी पदार्थ के व्यवस्थित इस तरह से व्यवस्थित डोमेन को अव्यवस्थित कर दिया जाए, तो चुंबक का आप चाहे तो किसी पदार्थ या किसी चुंबक पे लिख सकते हैं। यदि किसी चुंबक के व्यवस्थित डोमेन को अव्यवस्थित कर दिया जाए तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस घटना को विचुंबकन कहते हैं। इस घटना को विचुंबकन कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आपको कि विचुंबकन क्या है? अब कोई भी पदार्थ है या कोई चुंबक है, उसको आप चाहते हैं कि वो विचुंबकन हो जाए, मतलब उसके जो डोमेन्स हैं वो अव्यवस्थित हो जाए। तो किस तरह से करेंगे उसको अव्यवस्थित? चुंबक को, जो चुंबक है उसका चुंबकत्व तो किस तरह नष्ट करेंगे, कैसे उसके डोमेन को अव्यवस्थित करेंगे? उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे हम लोग विचुंबकन
दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। विचुंबकन जो है वह कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। पहला, पदार्थ को गर्म करके, गर्म करके, और दूसरा जो है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करके, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायता से क्या किया जाता है। विचुंबकन यानी कोई चुंबक है, उसके चुंबकत्व को नष्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप पदार्थ को गर्म करिए, गर्म करने का मतलब है कोई चुंबक है उसको खूब ज्यादा मतलब तेजी के साथ, काफी ताकत के साथ हथौड़े से पीटते हैं। तो हथौड़े से पीटते हैं तो वो इतना गर्म हो जाता है कि उसके जो डोमेन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने आप ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। आ रही है ना बात समझ में? जब भी हम लोग किसी चुंबक को लोहे के टुकड़े से या किसी पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को लोहे के हथौड़े से काफी तेज गति से प्रहार करते हैं तो वह इतना गर्म हो जाता है कि उसके जो डोमेन्स होते हैं अव्यवस्थित हो जाते हैं और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है प्रत्यावर्ती बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करके। अगर किसी परिनालिका में किसी पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जा रही है। अब प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? घटाते जाते हैं। परिनालिका जो है उसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं और उस प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे घटाते जाते हैं। जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे घटाते जाएंगे, जो आपका शैथिल्य वक्र था, शैथिल्य कहते हैं या फिर उसमें शैथिल्य वक्र कहते हैं, तो शैथिल्य वक्र इस तरह था ना हमारा, अभी हमने शैथिल्य वक्र बनाया था इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये शैथिल्य वक्र है। तो अगर परिनालिका के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जा रहा है और प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे घटाते घटाते हम लोग शून्य करते रहे, तो जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा का मान घटेगा, जो यह शैथिल्य वक्र है यह भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। शैथिल्य वक्र का जो आकार है वह भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। मतलब पहले शैथिल्य वक्र ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आकार धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर ये और छोटा हो गया, इस तरीके से हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, इस तरीके से हो गया। जैसे जैसे शैथिल्य वक्र छोटा होता जाएगा, ठीक है, अंत में क्या होगा? जो प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य है, ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होगा, शैथिल्य वक्र बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा और वैसी स्थिति में पदार्थ का जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि विचुंबकन क्या है। किसी पदार्थ को या कहा जाए किसी चुंबक को हम लोग विचुंबकित किस तरह बना सकते हैं? तो विचुंबकन के दो तरीके हैं, एक तो पदार्थ को गर्म करके और दूसरा प्रत्यावर्ती बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करके। तो इस तरह से हम लोग किसी चुंबकित पदार्थ को विचुंबकित बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ा जाए, चलो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या है? तो अस्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जो कमरे के ताप पर उसका जो चुंबकत्व होता है वो काफी लंबे समय तक बना रहता है, उसका चुंबकत्व जल्दी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अस्थायी चुंबक क्या होता है कि अस्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है कि एक परिनालिका है और परिनालिका एक, या कहा जाए कि एक नर्म लोहे का टुकड़ा लीजिए और उसमें तांबे का तार लपेट दीजिए, इसको हम लोग परिनालिका कहेंगे। और इस परिनालिका के अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें तो यह जो परिनालिका है
वही एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी, और इसी चुंबक को हम लोग कहते हैं अस्थायी चुंबक, इसलिए कि इसका जो चुंबकत्व का गुण है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जब तक उस परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तब तक वह चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जैसे ही उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा उसका चुंबकत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अस्थायी चुंबक विद्युत धारा पर नहीं निर्भर करता है, कमरे के ताप पे उसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है, चाहे आप उसको विद्युत धारा दीजिए चाहे ना दीजिए। लेकिन अस्थायी चुंबक जब तक उसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तब तक उसका चुंबकत्व बना रहेगा, और जब आप उसका विद्युत धारा का प्रवाह खत्म कर देंगे उसका चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रायः स्टील का प्रयोग करते हैं, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसके शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल, जिसकी निग्राहिता और जिसकी धारणशीलता अधिक हो। तो इस हिसाब से स्टील का जो धारणशीलता होता है, निग्राहिता होती है और शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल वह ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं। लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि जो नर्म लोहा होता है उसकी धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल तीनों ही कम होते हैं। हालांकि जो स्टील होता है उसकी धारणशीलता लोहे से थोड़ी कम होती है, लेकिन जो निग्राहिता होती है और जो शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अस्थायी चुंबक क्या है। तो अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें कमरे के ताप पर चुंबकीय गुण या उसका चुंबकीय गुण काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता और शैथिल्य वक्र का जो क्षेत्रफल मतलब होना चाहिए वह ज्यादा होना चाहिए। धारणशीलता वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है जैसे स्टील जो होता है ना उसका जो शैथिल्य वक्र होता है इस तरह का होता है। इस तरह का ये स्टील है, इसकी निग्राहिता, धारणशीलता सब कुछ अधिक होगी। और जो नर्म लोहा होता है वो उसका फिगर मतलब इस तरह का होता है। इस तरह का ये नर्म लोहा है, इसका शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल कम होता है और स्टील के शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है। स्टील की धारणशीलता जो होती है लोहे से कम होती है, लेकिन जो उसकी निग्राहिता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। और अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए
नहीं, विद्युत चुंबक वह चुंबक होता है जिसमें जब तक धारा का प्रवाह किया जाता है उसका चुंबकत्व बना रहता है। धारा का प्रवाह रुक जाने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। जो परिनालिका होती है वह एक विद्युत चुंबक होता है। इसके लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? विद्युत चुंबक अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे? एक परिनालिका लीजिए, ये परिनालिका है आपका, और इसके अंदर जो है एक छड़, नर्म लोहे की छड़ डाल दीजिए इस तरीके से। तो यह जो परिनालिका है वह तब परिनालिका नहीं रहेगी, विद्युत चुंबक बन जाएगी। लेकिन कब तक? जब तक कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह खत्म कर दिया जाएगा उसका चुंबकत्व भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक और जो अस्थायी चुंबक है दोनों में काफी अंतर होता है। पहला तो ये कि जो विद्युत चुंबक होता है उसकी क्षमता जो होती है काफी अधिक होती है, लेकिन जो अस्थायी चुंबक होता है उसकी आकर्षण क्षमता जो होती है कम होती है। अस्थायी चुंबक का जो ध्रुव होता है वो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जो विद्युत चुंबक होता है उसके ध्रुवों को बदला जा सकता है धारा की दिशा परिवर्तित करके। ठीक है। विद्युत चुंबक की शक्ति निश्चित नहीं होती है, बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो जो परिनालिका में फेरों की संख्या है उसको आप बढ़ा दीजिए, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, और परिनालिका में फेरों की संख्या घटा देंगे तो उसकी शक्ति घट जाएगी। ठीक है। तो ये था अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इस तरह से आज ये चैप्टर नंबर 5 जो हो गया कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगी।